कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित हैं। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। जब मैं अपने फॉरेस्ट हाउस में पहुंचा तो पुराने जमाने की हवेली टाइप घर देख के बड़ा ही मजेदार लग रहा था, जैसे किसी फिल्म का सेट हो। पुराने जमाने का आर्किटेक्चर, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें, बाहर से ये मकान जितना पुराने जमाने का लगता था, अंदर उतना ही नए जमाने का था। कमरे बड़े और ठंडे थे, फर्श मोज़ाइक था, सोफे कुर्सी बिस्तर सब नए जमाने का। और इन सब में सोने पे सुहागा ये कि हर कमरे में एक कलर टीवी था। सारा सामान मैंने रखा और दोपहर का लंच करके थोड़ा लेटने ही गया था कि एक जूनियर ऑफिसर मिलने आया। उसने बातों ही बातों में कहा कि चलिए सर, आपको इस जंगल का एक राउंड घुमा कर ले आता हूं। जंगल बहुत घना था और जैसे जैसे हम जंगल के अंदर जा रहे थे, जंगल की आवाजें धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी। मेरे जूनियर ऑफिसर ने मुझे इस जंगल के वॉच टावर के बारे में बताया, जहां से इस जंगल का सबसे खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। हमारी जीप उस वॉच टावर के ठीक सामने रुकी हुई थी। मैं चिलचिलाती धूप में एक एक सीढ़ी चढ़ के वॉच टावर के ऊपर तक गया। जंगल का नजारा यहां से बेहद खूबसूरत था। इस धूप में वॉच टावर पे हवा बड़ी ठंडी थी। देखते ही देखते मैं उस नजारे में कहीं खो गया कि मैंने मेरे पीछे से किसी को सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते हुए सुना, जो मेरे ठीक बगल में आकर खड़ा था। मुझे लगा शायद मेरा जूनियर ऑफिसर होगा। मैं आंखें बंद कर उस ठंडी हवा का मजा ले ही रहा था कि तभी मैंने पीछे से आती एक आवाज सुनी। पहली बात जो मुझे सबसे अजीब लगी वो थी ये कि आंख खोलने पर मेरे बगल में कोई खड़ा नहीं था, और दूसरी ये कि मैं अपना वॉलेट घर पर छोड़ के आया था, क्योंकि जंगल में वॉलेट का कोई काम ही नहीं था। सिक्के की आवाज मैंने साफ साफ सुनी थी, इसलिए पलटकर वॉच टावर के फर्श पर देखा तो एक पुराना सिक्का गिरा हुआ था। मैंने उस सिक्के को अपनी जेब में डाल लिया और तभी किसी के नीचे उतरने की आवाज आई, तो मैं भी पीछे पीछे गया और वहां कोई नहीं था जो मेरे आगे आगे सीढ़ियों से उतर रहा था। मैंने नीचे उतरकर वॉच टावर की तरफ ऊपर देखना शुरू किया कि शायद ऊपर कोई नजर आए, तो मेरे जूनियर ऑफिसर ने कहा, सर यहां खड़े खड़े ही देखिएगा या ऊपर भी चलेंगे? मैं जैसे किसी बेहोशी से जागा था। मेरे जूनियर ऑफिसर की माने तो मैं ऊपर गया ही नहीं था। जाने क्यों मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो सिक्का मेरी जेब में था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो क्या था। वॉच टावर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये चीज मैं पहले कर चुका हूं। शायद इसी को डेजा वू कहते हैं। ऊपर पहुंचने के साथ ही नजारा तो बेहद खूबसूरत था, पर मुझे जैसे घुटन हो रही थी। मैंने मेरे जूनियर से कहा कि लगता है सफर से थकान बहुत ज्यादा है, मैं वापस बंगलो में जाकर थोड़ी देर आराम करना चाहता हूं। वापस घर आकर मैं सीधा नहाने चला गया और बाथरूम से बाहर निकला तो देखा कमरे में एक बच्चा जिसकी उम्र तकरीबन 5 से 6 साल होगी मेरे कमरे में बैठा था। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम? किशन के बेटे हो? उसने मेरे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और फिर कमरे में इधर से उधर भागने लगा।
मैंने उसको ऐसा करने से मना किया तो वो और जोर जोर से कमरे में दौड़ने लगा, और जब मैं उसे रोकने के लिए उठा तो उसने अलमीरा का दरवाजा खोल खुद को अलमीरा में बंद कर लिया। दरवाजा मेरी आंखों के सामने बंद हुआ था। मैंने जब अलमारी का दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था। जो मैंने देखा वो मेरा वहम नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने तुरंत घर के नौकरों को आवाज लगाई। उनके आते के साथ ही मैंने उनसे अलमीरा को हटाने के लिए कहा। अलमीरा हटाने पर जो दीवार आंखों के सामने थी वहां एक दरवाजा भी था। घर के पुराने नौकर ने मुझे मना भी किया कि मालिक वहां मत जाइए, लेकिन मेरी जिद के सामने उनकी एक न चली। दरवाजा खोलने पर नीचे बेसमेंट में जाने का एक रास्ता था। बेसमेंट में सीलन की बदबू थी। टूटा फूटा पुराना बहुत सारा सामान पड़ा था वहां। एक अजीब सी आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में देखा तो दीवार पर एक 1967 का कैलेंडर लगा हुआ था और एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी जिसमें उस बच्चे की तस्वीर भी थी जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। कमरे में एक टिन का डब्बा भी मिला। उसको लेकर ऊपर रोशनी में आया और डब्बे को खोलने की मैंने बहुत कोशिश करी, पर जब नहीं खुला तो मैंने सिक्के की मदद से उस डब्बे की कुंडी को खोलने की कोशिश की। ये वही सिक्का था जो मुझे वॉच टावर पे भी मिला था, और जब नजर इस सिक्के की तारीख पर गई तो साल 1967 लिखा था। डब्बे को वैसे का वैसा छोड़ पहले मैंने यहां के सबसे पुराने अटेंडेंट को बुलाया और बंगलों के बारे में पूछा तो उसने बताया, साहब ये बहुत पुराना बंगलो है, 1967 में यहां आग लग गई थी और उसके बाद में इस बंगले का रेनोवेशन हुआ था। ये सारे किस्से रतन ने अपनी डायरी में लिख रखे थे, और भी कई सारी घटनाओं के बारे में भी उसने बयां किया था इस डायरी में, जो उसके साथ इस घर में रहने के दौरान घटी थी। बस एक चीज जो रतन लिख नहीं पाया वो ये कि इस घर में उसकी मौत कैसे हुई थी। दरअसल प्रशांत यहां नया फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर आया था, जिसके हाथ इस घर में उससे पहले रह चुके रतन की डायरी लगी थी, और उसे रतन के साथ घटी सारी घटनाओं का पता चला। रतन की ये डायरी पढ़कर प्रशांत बहुत एक्साइटेड हो चुका था। डायरी की बातों के अनुसार शायद प्रशांत उसी कमरे में था जिसका जिक्र रतन ने अपनी इस डायरी में किया था। उसने तुरंत घर के नौकरों को आवाज लगाई और उनके कमरे में आने के बाद उनसे अलमारी हटाने को कहा। अलमारी हटाई तो वहां ऐसा लग रहा था जैसे वहां पहले कोई दरवाजा हो, लेकिन उसे बंद करने के लिए वहां पैच वर्क किया गया हो। प्रशांत सिद्धि और दिलेर था। उसके दोस्त उसे पागल कहते थे। उसने घर के नौकरों से कहा कि अब वो जा सकते हैं। प्रशांत जैसे बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगा। पूरी रात वो बैठ के दीवार को घूरता रहा और कुछ होने का इंतजार करता रहा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी उसको आशा थी। प्रशांत हर दिन रात को उस दीवार के ठीक सामने बैठकर न जाने पागलों की तरह किसका इंतजार करता था। धीरे धीरे उसकी यह हरकत और भी ज्यादा होती जा रही थी। ये सारी चीजें उसे पागलपन की ओर घसीट रही थी। उसे विश्वास था कि एक न एक दिन इस दीवार से कोई आएगा जो उसे रतन के गायब होने की सच्चाई बताएगा। हर रात वो उस दीवार के सामने बैठा रहता,
लेकिन आज की रात शायद कुछ अलग थी। उसने अपने कमरे के चारों कोने में 4 मोमबत्तियां लगाई और उस दीवार के ठीक सामने बैठकर कहने लगा, आना, बाहर आना, एक बार मुझे भी मिल ले यार, कोई तो निकलो बाहर उस दीवार से, तुम वही हो, आई नो, बाहर आओ ना, देखो तुम्हारा नया शिकार तुम्हारे सामने बैठा है, आओ ना जल्दी। अच्छा मत बताओ, बाहर मत आओ, लेकिन अगर तुम हो यहां तो एक बार मुझे बस एहसास दिला दो कि तुम यही हो, मैं जानता हूं, आओ ना, सिर्फ एक बार। उसकी बातें खत्म होते के साथ ही उसके कानों में एक धीमी सी फूंक मारी किसी ने, और इसी फूंक के साथ चारों की चारों मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। प्रशांत मानो जैसे खुशी से उछल पड़ा, पागलों की तरह बर्ताव करने लगा और उसने अंधेरे में ही बोलना शुरू किया, वाह, तो फाइनली तू आ गया। रतन को तूने ही मारा था ना, बताना कैसे मारा था, रतन को तूने कैसे मारा था, बोल, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बताना। उसका इतना कहना ही था कि किसी ने अंधेरे में प्रशांत को पैरों से पकड़ के खींचा और उठा के पटक दिया और हंसता रहा। प्रशांत का सर घूमने लगा, उसे बड़ी जोर की चोटें आई थी, पर उस पर तो कोई और ही धुन सवार थी। उसने उठकर कहा, पर ऐसे तो उसे सिर्फ चोट लगी होगी, मारा कैसे था उसे, बोलना। हाँ? हो, पंखा गिरा के मारा था, तभी उसकी शक्ल भी कोई पहचान नहीं पाया। कितने अफसर मार चुका है तू यहां पर अब तक, पता, बोलना, कितने अफसर मार चुका है? 1 2 3 4 5। प्रशांत ठहाका मार के बोला, अरे मैं तो छठा हूं, मुझे नहीं मारेगा, मारना प्लीज, मुझे भी मारना। अच्छा कैसे मारेगा, बता तो दे कम से कम। अरे मेरी जान, बता दे, देख बता दे, वरना मेरे हाथ में भी छुरी है। पागल हूं मैं, तू नहीं मारेगा तो मैं खुद को मार लूंगा। छठा मार, छठा मार, मार मार मार, छठा मारना। प्रशांत को होश ही नहीं था अपने पागलपन में। उस कमरे की लाइट ऑन हुई, उसके नौकर वहीं खड़े प्रशांत का ये पागलपन देख और सुन रहे थे। प्रशांत पे तो जैसे भूत सवार था। वो फिर बोला, ठीक है, मत बता कि तू मुझे कैसे मारेगा, मैं दिखाऊं मैं खुद को कैसे मारूंगा। ये देख, ये देख। प्रशांत धीरे धीरे अपने हाथ में पकड़ी छुरी को अपने ही गले के करीब ला रहा था, और फिर अचानक धीरे धीरे आता वो चाकू तेजी से प्रशांत के गले में उसके नौकरों के कुछ कर पाने से पहले ही घुस गया, और एक आवाज प्रशांत ने सुनी, नौकरों ने वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो प्रशांत की जान बच गई, लेकिन गले पे वो चाकू का दाग प्रशांत के आज भी है।
फॉरेस्ट हाउस के उस कमरे को हमेशा के लिए उस दिन के बाद बंद कर दिया गया। और किशन की मां ने तो आज भी देर रात वहां बच्चे की आवाज सुनाई देती है।